खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के 10 राज्यों में 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर आज बाई इलेक्शंस हुए, पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी थी यूपी के कैराना पर, जहां गोरखपुर और फूलपुर में करारी हार के बाद सीएम योगी की साख दांव पर है और पूरा ऑपोजिशन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर गया है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनकी बेटी मृगांका सिंह बीजेपी की कैंडिडेट हैं, जिनका मुकाबला आरएलडी की तबस्सुम हसन से है, जिन्हें कांग्रेस, एसपी और बीएसपी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी सबने सपोर्ट किया हुआ है। वैसे तो इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा गन्ना किसानों की बदहाली था, लेकिन कैराना नूरपुर में आज दिन भर छाया रहा मुद्दा सिर्फ एक ईवीएम की खराबी का। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग बूथों पर ईवीएम खराब होने से हलचल मची रही। कई जगहों पर चुनाव अधिकारियों ने खुद माना कि जबरदस्त गर्मी की वजह से वीवीपैट सेंसर्स में दिक्कत पेश आ रही है। ऑपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर चुनाव रद्द करने की अपील की और सवाल यह भी उठाया कि रमजान के दिनों में 45 डिग्री की गर्मी में चुनाव कराने का क्या मतलब, जब लोग दिन भर पानी तक नहीं पी सकते। कैराना में कुल 17 लाख वोटर्स में से 5.5 लाख मुसलमान हैं। सभी सीटों के नतीजे 31 मई को आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम में खराबी की चुनौती से कैसे निपटेगा इलेक्शन कमीशन। और कर्नाटक के बाद कैराना क्या महागठबंधन का लिटमस टेस्ट है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कर्नाटक के बाद कैराना का दंगल। कैराना के दंगल में ईवीएम की जंग। ईवीएम में खराबी या नियत में। अपोजिशन बामुकाबला बीजेपी। 2019 से पहले कैराना क्या अजीम इत्तेहाद का लिटमस टेस्ट है? आज मुल्क के 10 रियासतों में लोकसभा सीट के लिए वोट डाले गए। इनमें उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। यूपी के फूलपुर और गोरखपुर में बीजेपी की शिकस्त के बाद कैराना की सीट वजीराला योगी आदित्यनाथ के लिए साख दांव पर लगी हुई है। कर्नाटक में अपोजिशन के इत्तेहाद के बाद कैराना में भी ये इत्तेहाद नजर आया। मतदाता जो है वो आज भाग्य विधाता है इस क्षेत्र के आने वाले समय के लिए, और वो सही दिशा में अपना निर्णय सुनाएगा और मत देगा। अच्छा ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि जो है 100% केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं से यहाँ का जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोग उस पर आज मोहर लगाएंगे। अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर इंतखाबात मंसूख करने की अपील की और ईवीएम की खराबी के साथ साथ नियत की खराबी पर भी सवाल उठाया। बड़ी संख्या में किसी भी चुनाव में ईवीएम खराब नहीं हुए, पहली बात है। दूसरी बात तो ये कि हमको तो ये भी है कि ये चुनाव इस मौके पे 45 डिग्री जबकि रोजा चल रहा है, जो पानी भी नहीं पीते हैं, आप आशा करते हो कि वोट देने जाएंगे उतनी बड़ी संख्या में, जबकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है कि जितना वोट परसेंटेज बढ़े अच्छा रहेगा। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खराब होने की सूचना सुबह से ही मिल रही थी। अकेले कैराना में लगभग 200 जगह मशीनें खराब हुई। कई घंटों तक मतदान बंद रहा। इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने ये मांग की है कि जहां 1.5 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद हुआ है, उन सारी पोलिंग स्टेशंस पर कल रिपोल कराया जाए। बीजेपी के रहनुमा हुकुम सिंह के इंतकाल के बाद खाली हुई सीट पर उनकी बेटी बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार है, जिनका मुकाबला आरएलडी की तबस्सुम हसन से था, जिन्हें कांग्रेस, एसपी और बीएसपी की हिमायत हासिल है। इंतखाब का सबसे अहम मसला गन्ना किसानों की बदहाली था, लेकिन कैराना में आज दिन भर ईवीएम के मसले ने अहम मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। ये रोकना ही है, किसी की पर्चियां लेके फाड़ी जा रही, किसी पर डंडा बजाया जा रहा, अभी आपको दिखा रहे थे बात, तो ये वोटर का हरेसमेंट है। इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि रमजान में ये लोग इतना निकल आएंगे बाहर। पहले तो साजिश यही थी कि रमजान में चुनाव कराओ और ये बाहर नहीं आएंगे, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये यही हथकंडा अपना रहे, इनके पास और कुछ नहीं है। ये जब नगर न्यायपालिका को कैप्चर कर सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है कर रहे हैं। मैं भी अपने लोगों से यही अपील कर रही हूँ, अपने मतदाताओं से, कि सब लोग हिंदू मुस्लिम सब बाहर निकलें और वोट डालें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल आम चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा और जो है सब लोग साथ ही मिल के चुनाव लड़ेंगे। कैराना में कुल 17 लाख वोटर्स हैं, जिनमें दलित और मुसलमानों की कसीर तादाद है, जिसकी वजह से ईवीएम की खराबी को शक की निगाह से देखा जा रहा है।
तमाम नशिस्तों के नतायज 31 मई को सामने आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कर्नाटक के बाद क्या अजीम इत्तेहाद का लिटमस टेस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल यादव समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ अनिल दुबे साहब आरएलडी के स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी, वो भी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। इसके अलावा बीएसपी के लीडर नईम अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और शेष नारायण सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक ईवीएम में खराबियों की बात आ रही थी, जाहिर है 200 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम में खराबियां आज सामने आई। इलेक्शन कमीशन में इसकी कंप्लेंट भी हुई, लेकिन अब बात थोड़ी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुलाम नबी आजाद साहब का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि वापस हमें बैलेट पेपर पर लौट आना चाहिए। क्या मतलब इसका? जी बिल्कुल समीर भाई, देखिए जब जनता में राम राज्य की परिकल्पना की गई थी तो ये कहा गया था कि सरकार के आखिरी व्यक्ति को, संस्था के और जनता के आखिरी व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए अपनी सरकार में और पारदर्शी प्रक्रिया में। अगर किसी भी शख्स को किसी भी तरीके की कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति का निराकरण करना सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है। और देश में एक बहुत बड़े वर्ग में आपत्ति जताई जा रही है ईवीएम पर, तो अगर हम लोग बैलेट पर अगर लौट सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने देखा है ना, अभी ताजा एग्जाम्पल तो पश्चिम बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे थे, कैसे ठप्पा मारा जा रहा था, सबने देखा। समीर भाई, अगर कहीं पे कोई, अब जिस तरीके से ईवीएम बीमार हो रही हैं, 46 डिग्री टेम्परेचर पे ईवीएम, कहें भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे बीमार हो गई। फिर कल की डेट में बारिश हो जाएगी, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले बीमार हो गई। फिर ठंड आ जाएगी, फिर कह देंगे साहब ठंड में ईवीएम बीमार हो गई। तो आप हमें ये बताइए ईवीएम चलेगी किस मौसम में? आप ये बताइए ना, समभाव का मौसम हम कहां से लाएं? तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो तर्क शास्त्री थे सुबह से, वो ये कह रहे थे कि ईवीएम मशीनें हाई टेम्परेचर में बीमार हो गई हैं। तो भाई कल बारिश में बीमार जुकाम हो जाएगा और परसों जो है ठंड में उनको। ठीक है राकेश त्रिपाठी साहब, राकेश त्रिपाठी साहब, ईवीएम का इलाज कैसे होगा और कब होगा? और जब इस गर्मी के महीने में 45 डिग्री की गर्मी में ईवीएम खराब हो जा रही है, वीवीपैट सेंसर काम करना बंद कर दे रहे हैं, तो चुनाव कराए ही क्यों जा रहे हैं इतनी गर्मी में? थोड़ा इंतजार कर लिया जाता फिर। देखिए समीर जी, अभी तक तो जीवित व्यक्ति ही इस बात का भेद किया करते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आज तो विपक्ष ने कह दिया कि ईवीएम ने ही पहचान लिया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और जहां जहां मुसलमान ईवीएम को टच कर दे रहे हैं वहां वहां ईवीएम खराब हो जा रही है, जहां जहां हिंदू टच कर रहे हैं वहां ईवीएम ठीक चल रही है। विपक्ष ने सुबह से ही इसका रोना शुरू कर दिया। नहीं, विपक्ष के नेताओं ने लगातार सुबह से आरोप लगाना शुरू किए कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की ईवीएम काम नहीं कर रही है, हिंदू बाहुल्य इलाकों की ईवीएम काम कर रही है, ये साजिश है। ये विपक्ष ने सुबह से आरोप लगाने शुरू किए। आरोप देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि चुनाव में अब तक ये सारे आरोप लगते थे कि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए कैंपेन अलग अलग तरीके होता है। दुबे जी थोड़ा सा इंतजार ईवीएम अलग तरह से काम करी जा रही है, ये नए तरह का आरोप था। ये विपक्ष ने आज पहली बार लगाया है। मैं मानता हूं कि कमियां किसी भी काम में हो सकती है। पश्चिम बंगाल का आपने उदाहरण लिया और उससे पहले भी देश से बहुत सारे चुनाव देखे हैं। वो पोलिंग वोट से भी, उससे बैलेट से भी देखे हैं और वोटिंग मशीन से भी देखे हैं। मैं मानता हूं कि जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कराई जाएगी, मतदाता सूची में खामियां किस प्रकार से होती हैं हमने देखा है इसको, किस प्रकार से मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बाद अगर वोटर आई कार्ड आपके पास हो तो भी आप वोट नहीं डाल पाते हैं। ये भी दृश्य हमने देखे हैं। हमने देखा है कि सारी नहीं, वो सारी बातें ठीक है राकेश, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पर अगर मशीनों में खराबी हो जाती तो बात समझ में आती। लेकिन अब तो विपक्ष का जो शक है वो पूरी तरह से जायज नजर आता है ना। जब 200-250 जगहों पर लगातार खराबी आएगी, 1.5 घंटे लोगों को इंतजार कराया जाएगा, तो वोटिंग परसेंटेज भी कम होगा और साथ ही साथ शक भी पैदा होगा। तो ये तो आप बात मानेंगे ना कि ऑपोजिशन का जो शक है जो वो लाजमी है, उसको खारिज तो नहीं कर सकते आप। दो बातें हैं
समीर जी, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के खुद चिंता अपनी व्यक्त कर रही है आज उसने कि किसी भी मतदाता को मतदान से अगर वंचित किया जाता है तो ये संवैधानिक लोकतंत्र में ठीक बात नहीं है, ये किसी भी तरह से ठीक किया जाना चाहिए। हम खुद निर्वाचन आयोग के पास शिकायत लेकर के गए और हमने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रभावित हुआ है वहां पुनर्मतदान कराया जाए, हम इस बात की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने इसको हवा बना करके पेश किया है, समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं कि कैराना में 507 नंबर के बूथ पर वोट नहीं पड़ा है, जबकि कुल 299 वहां पर बूथ हैं। ऐसे ही कई प्रकार के फेक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन इस बात का आकलन कर रहा है कि कौन कौन से और जानकारी अब तक आई है, अनिल यादव साहब वोट पड़े हैं कैराना में और 61% वोट पड़े हैं नूरपुर में। बात कह ली अनिल यादव साहब, क्या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? जितनी दिक्कत थी उससे कहीं ज्यादा ऑपोजिशन ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया क्या? समीर जी, आप ये छोड़ दीजिए कि विपक्ष क्या कह रहा है, विरोधी पार्टियां क्या कह रही हैं। खुद इलेक्शन कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड ये माना कि 15% ईवीएम में गड़बड़ी थी। अब से पहले राकेश त्रिपाठी बड़े जानकार भी हैं, अब से पहले कोई ऐसा चुनाव हो जो जिस एक सीट के चुनाव पर इतनी मशीनें खराब हुई हो, तो ये मुझे बता दे। देखिए, इस देश की खूबसूरती ही लोकतंत्र में है और ये जो घटना आज घटी है इसने सीधा प्रहार इस देश के लोकतंत्र पर किया है। समीर भाई, अगर कैराना की बात करी जाए तो 1 लाख से कई ऊपर आंकड़ा है जो लोग वोट नहीं डाल पाए, जो लोग आए और वापस चले गए। पहली बात तो ये कि राकेश त्रिपाठी एक बात तो ये कहते हैं कि हमें ईवीएम ठीक काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, फिर कहते हैं कि नहीं, हम जनता के लिए चुनाव आयोग से शिकायत भी करने जा रहे हैं। भाई, आप दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? हम तो कहते हैं कि भाई, जब अगर लोगों की, हम लोग यहां पर इसलिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी या लोकदल की प्रत्याशी हार रही है, जीत रही है। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि उन लाखों लोगों के लिए आवाज कौन उठाएगा जो लोग अपनी वोट नहीं डाल पाए, जो लोकतांत्रिक अपना अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। उनकी जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले, वो प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदारी ले जो कि 3-3 घंटे तक मशीन खराब होने के बाद किसी को नहीं भेज पाए, और इसका जवाब ही तो आपसे मांगा जा रहा है। अनिल दुबे साहब, ये आरोप आरएलडी की तरफ से सबसे पहले लगाया गया कि भाई जो दलित बहुल इलाके हैं, मुसलमान जहां पर ज्यादा रहते हैं, वहां पर ईवीएम खराब हो रही हैं। इसके पीछे कोई बेसिस था या फिर यह सियासी आरोप था, यह माना जाए? नहीं, आरोप सियासी नहीं हुआ करता, आरोप में सत्यता थी और उस सत्यता को चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने माना कि मशीनें खराब हुई हैं और मशीनों पे उस पे इंजीनियर उसकी जांच कर रहे हैं। तो इसके बावजूद आप नहीं, ये तो माना कि कई जगहों पर 200 से ज्यादा जगहों पर मशीनें खराब हुई, लेकिन दलित बहुल इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में ही खराब हो रही हैं। ये कहकर आपने ये साबित करने की कोशिश की कि जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं है वहां पर ईवीएम खराब हो रही है। हमने ये नहीं, हमने ये कहा कि उन इलाकों में ज्यादा खराब हुई जहां राष्ट्रीय लोकदल का, बीएसपी का, जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे, कांग्रेस के समर्थक रहे, उन इलाकों में मशीनें ज्यादा बहुतायत संख्या में खराब की गई। अब कैराना की एक सूची, एक संख्या बता रहे हैं राकेश जी, उसकी हमने शिकायत ही नहीं खराब की गई। हमने कैराना की बूथ संख्या 66 खराब की गई, आप कह रहे हैं दुबे जी? खराब तो की ही गई, खराब की गई और खराब हुई में बहुत फर्क है। नहीं, खराब की गई, साजिशन खराब की गई, हम तो आरोप लगा रहे हैं साजिशन खराब की गई, क्योंकि पूरे बाकी जगह क्यों नहीं खराब हुई? उन्हीं इलाकों में क्यों खराब की गई जहां पर हमारा वर्चस्व है? उन्हीं इलाकों में खराब की गई जहां पर लोग इनको वोट नहीं दे रहे थे, जहां मुखर होकर के इनका विरोध हो रहा था, वहां पर खराब की गई। और हम ये कह रहे हैं कि आज ईवीएम मशीन पर सवाल उठे, ये ईवीएम मशीन पर सवाल पहले भी उठते रहे। अब तो वही बात हो रही कि ईवीएम से वोट कराया जाए कि बैलेट पेपर से कराया जाए। अब तो बैलेट पेपर से कराने की बात जो है प्रमाणिक लग रही है। ठीक है नईम अब्बास साहब, लेकिन सीधे सीधे ये तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, जब ये कह रहे हैं कि साजिशन उस इलाके की जहां पर कोर वोट बैंक था, या तो समाजवादी पार्टी का या आरएलडी का या कांग्रेस का, वही खराब की गई, तो फिर तो सीधे सीधे साजिश का आरोप चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर है। समीर जी, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट भी, आप कहो तो मैं लिस्ट दिखा दूंगा। हम बिल्कुल सवालिया निशान ही लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि ये तो एक कैराना चुनाव था और इसकी इतनी तैयारियां चुनाव आयोग को पहले से ही करनी चाहिए थी कि यहाँ पे ईवीएम पे सवाल ही ना उठना चाहिए था। और आप देख रहे हैं कि सुबह से अब तक
सिर्फ चुनाव आयुक्त ने तो माना है कि हाँ मशीनें खराब हो रही हैं, लेकिन जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो उसका डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं जी मशीनें खराब नहीं थी, ये नहीं थी। क्योंकि ये देखिए कि बिल्कुल वो चुनाव आयुक्त के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव आयुक्त तो मान रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मशीनें वहां पे खराब थी या खराब करी गई हैं। देखिए आप एक देखिए कि चुनाव जो था कैराना का बहुत अहम चुनाव है, और इस अहम चुनाव में चुनाव आयुक्त की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क ना लग पाए। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी लेकर के चुनाव आयुक्त को वहां पे मशीनें बहुत अच्छी तरीके से रखनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठा जा रहा है, हर चुनाव के बाद ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है, और इससे पहले भी खुद पूर्व चुनाव आयुक्त भी इस पे सवाल उठा चुके हैं। टी.एस. कृष्णमूर्ति जी उन्होंने खुद ये चुनाव लगाया कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव बीजेपी ने जो है टेम्परिंग करा करके जीता है। और इस वजह से मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ मशीनों को बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करके करती, और यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि वहां पे टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि उसके सेंसर खराब हो रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जबरदस्ती मशीनों में गड़बड़ी करी गई है। ठीक है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अब ऑपोजिशन की तरफ से कि जानबूझकर साजिशन मशीनें खराब की गई हैं। शेष नारायण सिंह साहब, इस आरोप में क्या कुछ दम नजर आता है? क्योंकि सीधा सवाल अब तो इलेक्शन कमीशन पर उठ रहा है ऑपोजिशन की तरफ से। इतनी बड़ी जो पार्टियां हैं और इलेक्शन कमीशन की सर्विसेज की ये उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और अगर इलेक्शन कमीशन की सर्विस दे रहा है, उनको सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो तो इलेक्शन कमीशन में सवालिया निशान क्या पूरे सवालों में घेरा खड़ा हो गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया है कि टेम्परेचर ज्यादा होने से मशीनें खराब हुई हैं। तो जी आप क्या भान खा के इलेक्शन कमीशन की आशंका थी, और आप पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, तो आप ये लोग अपोजिशन के लोग क्रेडिबिलिटी से सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का एक नेता, एक कार्यकर्ता, एक देश के प्रधानमंत्री है, उसकी क्रेडिबिलिटी में सवाल उठ रहा है, आप उस सरकार में काम करते हैं, तो आपने उसको मशीनों को दुरुस्त करने का क्यों नहीं पहले से इंतजाम किया? आज वो एडमिट कर रहे हैं बाकायदा, और मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन ठीक है शेष जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। हम ऑडियो को दुरुस्त कराते हैं और तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब मामला जो है 2019 में क्या होगा क्या नहीं होगा, महागठबंधन का लिटमस टेस्ट है या नहीं है, इस पर हम बात तो करेंगे, लेकिन बड़ा मामला अब ईवीएम का हो गया है, क्योंकि उसको लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। चुनाव रद्द करने की मांग कर रहा है ऑपोजिशन। ऐसे में अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होगा, यह देखने वाली बात है, उस पर भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिस तरह से कैराना में 200 से ज्यादा ईवीएम्स खराब हुई, और खास तौर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी यह तर्क दिया, यह लॉजिक दिया कि 45 डिग्री की गर्मी में वीवीपैट सेंसर जो होता है ईवीएम्स का, वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन शक और शुबा बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऑपोजिशन ने चुनाव आयोग से कंप्लेंट कर दिया, चुनाव रद्द कराने तक की मांग हो रही है, और ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि साजिशन ये किया गया है। शेष नारायण सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी ब्रेक से पहले, अब आप अपनी बात रखिए। कितना आपको दम नजर आ रहा है ऑपोजिशन के इस दावे में? नहीं, अगर वो एडमिट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग खुद कि 45 डिग्री में सेंसर फेल हो जाता है, तो फिर आरोप क्या है? तब तो एडमिट हो गया, तो इकबाल है, वो तो इकबालिया बयान हो गया, तो वो तो बाकायदा एडमिशन है। और उसके बाद उनको इलेक्शन की वैलिडिटी पर उन्होंने ही सवाल खड़ा कर दिया। अपोजिशन जो चार्ज लगा रही है वो तो अपने जगह पे है, लेकिन आप जब वो एडमिट कर रहे हैं कि साहब ये तो सेंसर खराब हो गया था, तो 200 जितने रिप्लेस किए हैं उन्होंने, उसके अलावा बाकियों के सेंसर का क्या खैरियत है, कौन बताएगा? तो ये बातें तो बहुत ही गैर जिम्मेदार है। और ये इलेक्शन कमीशन जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है पूरी दुनिया में मानी जाती है, आज तो इन्होंने अपना खुद ही बहुत नुकसान कर लिया।
मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इनको अगर इन्होंने गलती की भी थी इलेक्शन को फिर से कराने के बाद, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने खुद एडमिट कर लिया है तो वो तो एक केवल फेस सेविंग का एक ही तरीका ही बचा है, और क्या मतलब करना क्या चाहते हैं। लेकिन ऑपोजिशन तो ये आरोप लगा रहा है ना, इससे आगे बढ़कर शेष जी, ऑपोजिशन तो ये आरोप लगा रहा है ना कि साजिशन उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस, आरएलडी, एसपी, बीएसपी का वोट बैंक था, वहां पर मशीनें जानबूझकर खराब की गई हैं। हाँ, तो अब इसका तो इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना पड़ेगा और रूलिंग पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी अगर इसमें दम है तो उसको भी कराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सीजर्स वाइफ मस्ट बी एबव डाउट। आप इलेक्शन कमीशन हैं और आप पर अगर शक की उंगली उठती है और आप उसको तायीद करते हैं, आप उसको कंफर्म किया कहां साहब ये सेंसर की गड़बड़ी हो सकती है 45 डिग्री पे, तो तब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। ये कर क्या रहे हैं ये लोग। राकेश त्रिपाठी साहब, शक और शुभा का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको नहीं लगता कि अब जो ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है वही आपकी पार्टी की भी डिमांड होनी चाहिए कि चुनाव रद्द कराए जाएं, दोबारा हो, ताकि लोगों का भरोसा जो है वो कायम हो सके? नहीं, शक और शुभा इतना बढ़ चुका है ऐसा नहीं है। वास्तविकता में हताशा और निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी स्तर के आरोप पर जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST एक्ट के संदर्भ में आता है और तुरंत विपक्ष, समूचा विपक्ष ये चिल्लाना शुरू कर देता है कि मोदी सरकार SC/ST एक्ट समाप्त कर रही है, जबकि ये पूरी तरह से तथ्यों से परे था। इसी तरह से बार बार कभी मीडिया पर आरोप लगाना, कभी लेकिन इस आरोप को आप तथ्यों से परे कैसे बता देंगे राकेश? अब तो मान लिया गया ना कि हाँ खराबी थी, मान लिया गया कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में वीवीपैट सेंसर काम नहीं कर रहे थे। देखिए, खराबी होना समीर भाई एक अलग मसला है, अलहदा मसला है कि खराबी किसी मामले में आ गई है, लेकिन इसको साजिश के साथ जोड़ना और उस साजिश के पीछे भाजपा का होना, ये आरोप पूरी तरह से राजनीतिक है और ये आरोप लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं। इस तरह के आरोपों से राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संवैधानिक संस्थाओं पर जब इस प्रकार के आरोप लगाते हैं आप, तो उससे कहीं ना कहीं आप संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इस प्रकार के आरोपों से परहेज करना चाहिए और इन आरोपों के पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है। ये कहा जाना कि हमारे बाहुल्य के वो क्षेत्र थे, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, ये जब पहले से ही घोषित कर दिया है आपने, तो निर्वाचन करने की जरूरत क्या है? आप बता दीजिए कि हमारा बाहुल्य, ये लोकसभा हमारी, ये बाहुल्य हमारा है, ये विधानसभा हमारी। ऐसे नहीं होता है, ये चुनाव है, चुनाव से तय होगा। बहुत सारे ऐसे बूथ थे, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पिछले वर्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे और वहां भी वोटिंग मशीन में खराबी आई है। हमने स्वयं इस बात की शिकायत की है और हमने इस बात की कि जहां पर भी मतदान प्रभावित हुआ है, मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके हैं, वहां पर पुनर्मतदान कराया जाए, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, ये बात आप मानेंगे कि बहुत जगहें ऐसी थी, तमाम जगहें जहां पर बीजेपी मानती है कि वहां पर उनको ज्यादा वोट मिलते हैं, वहां पर भी मशीनें खराब हुई? देखिए समीर भाई, सच्चाई ये है कि जब चुनाव आयोग ही मान चुका है कि मशीनें खराब हुई हैं, जैसे शेष नारायण जी ने कहा कि आज की डेट में कंज्यूमर हैं हम लोग, क्या नाम, चुनाव आयोग के, और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कुतर्क से चुनाव आयोग की उस बात का भी, जो चुनाव आयोग स्वयं मान चुका है, उसका बचाव क्यों कर रही है, ये समझ से परे की बात है। आज हमारे लिए दो बातें बड़ी स्पष्ट है कि लोकतंत्र को बचाने की दुहाई लोकतंत्र को लूटने वाले लोग जब अगर दे दें तो ये यहां पर बड़ा घातक सिस्टम हो जाता है। कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो यहां पर कातिल ही मुंसिफ हुआ जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आप देख लीजिए कि 45% से ऊपर पर सेंसर खराब चुनाव आयोग मान रहा है, बीजेपी कह रहा है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी। शेष नारायण जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर 10 मशीनों में थी और 15 में शिकायत अगर नहीं आई तो इसकी क्या जिम्मेवारी है कि वो 15 भी खराब नहीं थी। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, लेकिन साजिशन खराब करने वाली जो बात है, जो आरोप है, आयोग पर आप उसके साथ खड़े हैं या नहीं? मैं फिर से बताऊं, या वो आरोप सिर्फ आरएलडी और एसपी बीएसपी लगा रहे हैं? नहीं, हम पूरी तरीके से प्रतिपक्ष के साथ खड़े हैं और उसके साथ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खड़े हैं। वो चुनाव आयोग नहीं, चुनाव मशीनों पर तो वो भी आरोप लगा रहे हैं
वो भी कह रहे हैं कि साहब हमारे बाहुल्य के एरिया में मशीनें खराब हो गई और साजिशन खराब किया गया उन इलाकों में जहां आपका वोट बैंक था। इन आरोपों में फर्क है ना। मैं आपसे फिर से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं समीर भाई कि मशीनें खराब की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के द्वारा। क्योंकि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बन करके, चुनाव आयोग को मूर्ख बना करके पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ लगा हुआ था, चारणगिरी कर रहा था, चाटुकारिता कर रहा था। ठीक है। और इस तरीके से डंडे बरसाए इसने ऐसी जगहों पर कि अगर आप कहें तो मैं उन गांवों के नाम दे देता हूं जहां लाठीचार्ज किया है इन्होंने। मैं बताता हूं समीर भाई, कार्यकर्ता भी शामिल है जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। अरे भाई सुन लीजिए, देखिए अभी राकेश त्रिपाठी जी जिस तरह की बातें कर रहे थे या जिस तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, धरातल पर स्थिति बिल्कुल दूसरी है। क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई किसी हद तक गिरने में कसर नहीं छोड़ी इस चुनाव को जीतने के लिए। मैं बता देता हूं, जैसे मैं वही बता देता हूं। देखिए ईवीएम का एक मुद्दा है ही, मैं उसके अलावा भी बात बता देता हूं। इनकी पार्टी के नेता अनिल सिंह, जो कि इनके प्रत्याशी मृगांका सिंह के रिश्तेदार भी हैं, वो बूथ में जबरदस्ती घुस जाते हैं। वहां पर कुछ वोटरों को बाहर निकालते हैं, कुछ वोटरों को अंदर डालते हैं। पुलिस वहां मौजूद थी, ना तो अभी तक कोई अरेस्टिंग हुई है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारी प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने एक दिन पहले ये कंप्लेन की कि भाई दारू बांटी जा रही है, शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इस्लामिया एक गांव पड़ता है, वहां पर पंचायत करके ये कहा गया कि भाई दलित समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। वहां पर उसकी भी कंप्लेन की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी एक बल्ला मजरा करके एक जगह पड़ती है, उसका बूथ नंबर है 16। वहां पर पुलिस ने 500 मीटर की दूरी पे, बूथ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी बनानी होती है हर आम आदमी को। वो लोग 500 मीटर की दूरी पर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी वहां पर, और जब तक पीटा जब तक वो अपने घर में नहीं घुस गए। अंत में यह हुआ कि वहां जो मजरा के जो लोग थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। यही ये लोग चाहते थे। जहां तक आप समीर भाई बार बार एक बात कह रहे हैं कि क्या वो जो जहां बूथ खराब हुए हैं वो सपा का वोट बैंक था, आरएलडी का वोट बैंक था। देखिए निश्चित तौर पर यह बात सही है। जो 200 के आसपास जो आंकड़ा आया है कि इतनी ईवीएम खराब थी, आप आकलन करेंगे, अभी तो समय है। अभी ऐसा तो नहीं कि दोबारा डिबेट नहीं होगी, हम आप नहीं मिलेंगे, इस बारे में फिर चर्चा हो जाएगी। जब आकलन होगा तो पता चल जाएगा कि अधिकतर वही जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलने वाला था। क्योंकि मैं कैराना चुनाव में रहा हूं, इसलिए मुझे जानकारी भी है इस बारे में। राकेश त्रिपाठी साहब जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं। मैं 2 इनके ट्वीट्स दिखा रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं दिखा देता हूं और बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि कैराना लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में शामली में 705 नंबर बूथ संख्या पर ईवीएम खराब हो गई। कुल 299 बूथ हैं, उसमें 705 वाला बूथ जो है वो खराब हो गया। एक इन्होंने जिक्र किया है कैराना विधानसभा में 508 बूथ संख्या, कुल टोटल 392 बूथ हैं, 508 बूथ संख्या पर इनका ईवीएम खराब हो गया। देखिए इन्हीं बातों से पता चल जाता है। नहीं राकेश जी ठीक है, ये सारी बातें हो सकती हैं, कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन बड़े लेवल पर बात कीजिए ना। यहाँ पर खुद चुनाव यादव ये कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहा है ऑपोजिशन कि उन तमाम इलाकों में जो आपके कोर वोट बैंक नहीं थे, वहां पर लाठीचार्ज कराया गया है, उन पर प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है, उनको शराब बांटने की कोशिश की गई है, पैसा बटाइए आरोप लगातार लगा। आजम खान तो कह रहे हैं बाकायदा कैराना के लिए स्पेशल फंड आया था जो कि बांटा गया मुसलमानों में। नहीं, इन सब आरोपों पर क्या कहना? चुनाव हार जाएंगे, देखिए जब चुनाव हार जाएंगे तो उसके बाद क्या क्या कहा जाएगा, उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू की है। और उसका कारण बता रहा हूं। देखिए बहुजन समाज पार्टी भी आपको पता है क्या, पहले की बदौलत फूलपुर और गोरखपुर इन्होंने जीता है। इतनी मजबूत सेटिंग लेकिन कर दी कि इस रिजल्ट चुनाव भी पता चल गया। अब सुन लीजिए, अनिल जी सुन लीजिए, मैंने बोला नहीं था आपके बीच में। देखिए फूलपुर और गोरखपुर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मदद से जीता था, लेकिन कैराना और नूरपुर के मामले में मायावती जी ने एक बार भी अपील नहीं जारी की, किसी से कोई निवेदन नहीं किया, कैडर को कोई निर्देश नहीं दिया। ऐसी स्थिति में और मुजफ्फरनगर दंगे का अब तक प्रभाव वहां दिखाई पड़ रहा था। कानून व्यवस्था का मसला, बड़ा मसला वहां बना हुआ था। गन्ना किसानों के संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास थे वो बड़ा प्रभाव डाल रहा था। और इस बार जो हमने तैयारी की थी वो मुकम्मल बूथ लेवल पर तैयारी की थी। इन सारी बातों से घबरा करके सुबह से ही ये कहना शुरू किया गया
कि दारू बांटी जा रही है, प्रशासन प्रभावित कर रहा है, निर्वाचन आयोग दबाव में काम कर रहा है, मुस्लिम बाहुल्य दलित बाहुल्य इलाकों में वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही है। ये सारे तर्क अपनी हार की पेशबंदी के संदर्भ में ये तर्क इकट्ठे करने का प्रयास शुरू से कर दिया गया था, क्योंकि इनको एहसास हो गया है कि हम ये चुनाव हार रहे हैं और परिणाम आने के बाद ये पुष्ट हो जाएगा कि ये जो तर्क कर रहे थे ये पेशबंदी थी। अनिल दुबे साहब, देख करके गन्ने के बकाया भुगतान का मामला ये तो बड़ा मुद्दा है कैराना चुनाव में, और राकेश त्रिपाठी साहब कह रहे हैं सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया था कि आप लोग डर गए। फिर अगर ऐसा वाकई हो गया था तो फिर बड़ौत में आंदोलन जो किसान कर रहे थे उसमें से एक की जान चली गई। वो गन्ना मूल्य तो मांग रहे थे, वो गन्ना मूल्य तो किसान मांग रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। प्राइम मिनिस्टर बागपत गए, उस पर कोई चर्चा तक नहीं की, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। और गन्ना किसान की बात कर रहे थे। गन्ना किसानों का 800 करोड़ रुपया तो केवल कैराना का बाकी है। कैराना का 800 करोड़ रुपया बाकी है, पूरे उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपया बाकी है गन्ना किसानों का। गन्ना किसान अपनी समस्याओं के लिए को लेके परेशान है, अपने पैसे को लेके परेशान है, और ये गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं। क्या क्या आपने कर दिया? गन्ना किसान तो आंदोलित है, उसे पर्ची तक नहीं मिली, वो अपनी पर्ची के लिए परेशान रहा, उसका वो अपनी जरूरतों के लिए परेशान रहा, अपना गन्ना दे करके अपना ही पैसा वो नहीं पा पाया। ये गन्ना किसानों के कहां से हमदर्द हो गए? ये किसानों के हमदर्द कहां से हो गए? की बात तो ये कि फिर भी गन्ने से ज्यादा बड़ा मुद्दा जिन्ना था। नहीं, जिन्ना का मुद्दा इन्होंने बनाना चाहा लेकिन बना नहीं पाए। जिन्ना का भाई, जिन्ना की ये केवल बात ही करते हैं। अगर ये जिन्ना के बारे में चाहते तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं, उनका चित्र क्यों नहीं हटा दिया? केंद्र में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, केवल बात करते हैं, केवल बरगलाने का काम करते हैं। ये जिन्ना के कौन कहता है कि जिन्ना की मूर्ति वहां पर लगी रहे, जिन्ना का चित्र वहां पर लगा रहे? आप हटाइए, लेकिन कहाँ हटाए? मैं तो कहता हूँ कब हटाएंगे? मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल ठीक बात। नहीं, मैं आता हूं राकेश। नहीं भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनसे एक सवाल ले लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा साथ ही साथ, क्योंकि आप ही से सारे सवाल हो रहे हैं आज। नईम, ये जो एक बड़ा मुद्दा ये उठा क्योंकि वहां पर 5.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए चाहे रामगोपाल यादव हो या अजीत सिंह खुद हो, उन सबका यह कहना है कि भाई रमजान में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए थे। 45 डिग्री की गर्मी में रोजेदार जो पानी भी नहीं पी सकते और घंटों लाइन में भी खड़ा रहना है, धूप इतनी ज्यादा है, तो वो वोट देने के लिए ही नहीं निकलेंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं टाइम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज है? देखिए, रमजान की गरिमा रखी जा सकती थी अगर चुनाव आयोग चाहता, लेकिन नहीं रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि कितनी ईवीएम में गड़बड़ी हुई और पब्लिक जू के तू वहां खड़ी रही वोट डालने के लिए। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि उसके बावजूद 3-3 घंटे जब वहां पे ईवीएम खराब रही और उनको मना कर दिया गया कि यहाँ पे नहीं होगी। आप जानते हैं जैसे गांव में एक साला माहौल खराब हो जाता है कि जैसे आपने कह दिया कि भाई ईवीएम खराब हो रही है, आप वोट डालने ना जाइए, तो जैसे गांव के लोग वापस चले जाते हैं तो जाके बताते हैं कि यार हम तो गए थे वोट डालने के लिए, लेकिन वहां ईवीएम मशीन खराब हो रही है, तो वो लोग कैसे दोबारा जाएंगे? तो इस चीज का तो इन्हें खुद भी लिहाज रखना चाहिए था कि रमजान के महीने में ये चुनाव पहले भी हो सकता था, 15 दिन पहले हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो शुरू से ही बीजेपी करती आई है, और खुद योगी आदित्यनाथ जो इस प्रदेश के इतने बड़े सीएम हैं, और उन्होंने खुद ऐसा बयान दिया जो बहुत ही नागवार बयान था उनका। उन्होंने याद दिलाया वहां जाकर के कि आप भूल गए कवाल कांड, आप भूल गए मुजफ्फरनगर कांड, आप उन 2 लड़कों तक का उन्होंने नाम रट लिया, कितने लोग वहां पे मरे उनका किसी को कोई ख्याल नहीं रहा। उन्होंने अपनी इस चीज का गरिमा नहीं रखी। दूसरी चीज, माननीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को उस रोड का उद्घाटन करने चले जाते हैं और बीच में से उद्घाटन करते हैं सिर्फ 9 किलोमीटर का। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? और चुनाव आयोग को इसके लिए आरएलडी और तमाम जितने दल थे उन्होंने एक जो है ज्ञापन सौंपा और उसे कहा गया कि आप ये रैली थोड़ी स्थगित करा दीजिए 2 दिन के लिए। 29 को वो होना था, लेकिन फिर भी जाकर के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ही तो माना जाएगा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी साहब आप जवाब दीजिए। अब आपको सारे आरोप आपके सामने हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ ने जमकर अपने बयानों से पोलराइज करने की कोशिश की, पीएम को रोड शो करना पड़ा, वो बागपत तक पहुंच गए। विपक्ष नहीं चाहता था कि चुनाव से ऐन पहले इस तरह का कोई रोड शो हो, इस तरह की कोई रैली हो, लेकिन वो भी हुआ। और ये डिस्परेशन इसलिए है क्योंकि आप गोरखपुर और फूलपुर की हार के बाद किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतना चाह रहे हैं। देखिए, मैं तीनों प्रश्नों का जवाब दे दूं, जो प्रश्न नईम जी ने उठाए हैं और जो प्रश्न इससे पहले उठाए गए और लोगों के द्वारा।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में नेपाल जाकर के कार्यक्रम किया, विपक्ष ने उस पर भी प्रश्न उठाए थे। तो ये लोग चाहते हैं कि जिस समय चुनाव हो रहे हो उस दिन काल कोठरी में बंद हो जाया करे प्रधानमंत्री, न किसी से बात किया करे, न अपना चेहरा दिखाया करे, क्योंकि इनको पीड़ा होने लगती है। वास्तविकता में प्रधानमंत्री से बहुत डर लगता है। उन्होंने वो सी प्लेन कहां गया? अब सुन लीजिए भाई, मान लीजिए मैं बिल्कुल चुपचाप सुनता हूँ, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। मैं सवाल गंभीरता से सुनता हूं तो जवाब गंभीरता से सुना करिए ना। दूसरा, जिन्ना का मसला चुनाव में लेकर के कौन आया कैराना नूरपुर के? जयंत चौधरी जी ने इस संदर्भ में अपील के पोस्टर लगवाए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई कि इस चुनाव में जिन्ना महत्वपूर्ण नहीं है, गन्ना महत्वपूर्ण है। जिन्ना का नाम लेकर के जयंत चौधरी जी आए, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने दिया कि गन्ना भी महत्वपूर्ण है और जिन्ना भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही बातें होंगी चुनाव में। गन्ना किसानों के संदर्भ में मान ली ना ये बात कि जिन्ना महत्वपूर्ण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको खारिज कर देना चाहिए तौर पर कि भाई कैराना से क्या मतलब, क्यों महत्वपूर्ण नहीं होगा? क्यों महत्वपूर्ण नहीं होगा? जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जब उत्तर प्रदेश में, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद जितने प्रश्न होंगे फिर मैं जवाब दूंगा। शेष जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, राकेश कंप्लीट कर लें। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार वर्ष 2007-2012 विधानसभा के अंदर इनका लिखित जवाब है कि उत्तर प्रदेश के 27 जिले ऐसे हैं जहां आईएसआई की गतिविधियां करने वाले लोग और उनसे उनका समर्थन करने वाले लोग रह रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज हो रही है। ये लिखित जवाब है बहुजन समाज पार्टी की सरकार का विधानसभा के अंदर। और समाजवादी पार्टी 2012-2017 उनका लिखित जवाब है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के 32 जिले ऐसे हैं जहां आईएसआई की गतिविधियां चलाने वाले लोग शरण पा रहे हैं। जब इस प्रकार की बातें करने वाले लोग हैं, जिन्ना का समर्थन करने वाले लोग हैं, तो क्यों नहीं मुद्दा उठेगा? निश्चित तौर पर उठेगा मुद्दा। हम भारत की अखंडता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ जो भी करने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करेंगे, एक बात। दूसरी बात, गन्ना किसानों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने, अगर अखिलेश सरकार से तुलना की जाए, 167 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान केवल कैराना लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव जी ने वर्ष 2015-2016 में किया था, और 452 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान इस वर्ष हमने पेराई क्षेत्र में अब तक कर दिया है। क्या किया? मैं इसलिए कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं जवाब पूरा जवाब। उसके बावजूद भी गन्ना किसानों की जान जा रही है राकेश, मैं जवाब आंदोलन के लिए मजबूर है वो, सुनवाई नहीं हो रही, व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई, हड़ताल करते हुए 22,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया था जब हमने सरकार संभाली थी। हमने वो पूरा भुगतान किया, जिसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों आदेशों के बाद ये नहीं कर रहे। हमने वो गन्ना मूल्य भुगतान किया है। ठीक है, हमने आज 21,000 करोड़ रुपए वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान किया है, जबकि वर्ष 2015-2016 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने 12,067 करोड़ रुपए केवल गन्ना मूल्य भुगतान किया था। हमने गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में माइलस्टोन स्थापित किया है, अब तक किसी भी सरकार ने इतना गन्ना मूल्य भुगतान कभी नहीं किया है। 325 सीटें इसलिए दी थी कि आप जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप समाजवादी पार्टी के बारे में बात करने लगना। अपनी बात बताइए, आपने मैनिफेस्टो में कहा 14 दिन में बात करेंगे। वर्ष 2015-16 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक भी चीनी मिल नहीं चल रही, 27 चीनी मिलें इस समय चल रही है। ये आज फिलहाल में 882 करोड़ रुपए रहता है। आप एक लाइन में ये बता दीजिए कि कब माफ कर रहे हैं। ठीक है अनिल दुबे साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, अब जो बातें राकेश कह रहे हैं और बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि भाई इतना अच्छा काम हो रहा था कि आप लोग सब इकट्ठा आ गए और अभी भी आप लोग डर रहे हैं, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं, बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि हार के बाद कहना क्या है। ठीक है, ऐसा है समीर भाई, राजपूत साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र निराश भी हैं और हताश भी हैं। अगर हताश और निराश नहीं होते तो प्रधानमंत्री को बागपत में आकर के रैली करने की आवश्यकता क्या थी? आज तक कभी ऐसा हुआ क्या? खैर, ये लोग परंपराएं तोड़ने वाले, संविधान तोड़ने वाले लोग हैं। अभी एक बात कह रहे थे राकेश भाई, बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे साहब, यहाँ 31 जिलों में आईएसआई, उसमें केजीबी, इसमें मोसाद, इसमें ये फलाना। अरे भाई, आपको प्रचंड बहुमत 4 साल से दे रखा है, केंद्र में आईबी आपके पास, रॉ आपके पास, दुनिया की सारी सक्षम एजेंसी आपके पास, बराक ओबामा आपका दोस्त, पुतिन आपका दोस्त, जी जिनपिंग, वो क्या क्या नाम है, वो सारे के सारे आपके वो सारे बोसम फ्रेंड। तो आज की डेट में इतना सब कुछ होने के बाद, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसके बाद वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब आईएसआई की गतिविधियां हो रही हैं। अरे भाई, उठा करके बंद करिए और पकड़ के खत्म करिए। पीडीपी के साथ समझौता करके 350 पत्थरबाज आतंकवादियों को
जेल से छोड़ दे रहे हैं, मुकदमे वापस ले रहे हैं। और गृह मंत्री, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि लड़के हैं, आतंकवादी नहीं है। अरे यही लड़के 2014 से पहले ये लोग कहते थे कि बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हैं, आज कह रहे हैं लड़के हैं, आतंकवादी नहीं है। तो ये इनकी कश्मीर पर नीति है। पाकिस्तान को नेस्त नाबूद ये किसी को साड़ी दे करके करते हैं, किसी से शॉल लेकर के करते हैं। तो आज की डेट में आप इस चीज को देखें, कभी कभी हमारे बंकरों पर गोबर से कहते हैं कि लेप कर दो और मंत्र मार दो तो बंकर में परमाणु बम भी नहीं आएगा। ये इनके इंद्रेश कुमार जी का बयान है। तो भारत की जनता जिस तरीके से भ्रमित करने का काम राकेश जी और इनकी पार्टी कर रही है, उसमें कैराना का चुनाव कौन सी बड़ी बात है। सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं गन्ना किसानों के लिए, एक छोटी सी तस्वीर नहीं निकाल पा रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा। तो भाई समीर भाई कम से कम इनसे पूछिए कि ठोस रूप से कब करेंगे, उन 31 जिलों से आतंकवादियों को कब साफ करेंगे। जब इनकी सरकार चली जाएगी तब विपक्ष में आकर के ये विशेषज्ञ फिर से हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा शेष नारायण सिंह साहब, ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि भाई महागठबंधन का लिटमस टेस्ट हो जाएगा, कैराना के जो रिजल्ट आएंगे, अब इतने शक और शुबा तो पहले ही हो गए। अब अगर जो पार्टी हारेगी वो जाहिर है ये कहेगी कि भाई इसमें तो इतनी गड़बड़ियां हुई, उतनी गड़बड़ियां हुई, इसके रिजल्ट का क्या। तो अब ये लिटमस टेस्ट का रिजल्ट जो आएगा उस पर सवाल तो अभी से उठ गए लग रहा है। आपने उत्तर प्रदेश के 4 बहुत ही बेहतरीन ब्राइट पॉलिटिकल प्रवक्ताओं को एक लड़के के खिलाफ खोल दिया है। मेरा मन कर रहा है कि मैं राकेश त्रिपाठी की तरफ से लाठी भांजने लगूं, लेकिन गड़बड़ ये है कि रूलिंग पार्टी जो है उसको सारे सवालों के जवाब उन्हीं को देने पड़ते हैं। और राकेश आप ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कह के कि फलाने टाइम पे गड़बड़ हुआ था, आप बच नहीं सकते। और एक तो आप अपने बड़े नेताओं को बता दीजिए कि आज के बाद से वो जवाहरलाल नेहरू को गरियाना बंद कर दें, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को इससे ज्यादा निंदा झेलनी पड़ती थी और आदमी टॉल खड़ा था। तो ये तमाम बातें हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि आज देश की लोकशाही पे की बुनियाद पे सवाल खड़ा हो गया है और उसको दुरुस्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन, जैसे अभी राकेश ने कहा कि ये लोग लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं, तो लोकतंत्र का निगहबान है इलेक्शन कमीशन। आरपी एक्ट बना है, आरपी एक्ट उनको इतनी ताकत देता है कि देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर को ही ओवररूल कर जाए, इतना पावर है उनके पास। और अगर वो अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और इसके लिए सरे नौ से हम सबको, पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो उस संस्था की अगर खत्म हुई तो फिर लोग जाएंगे कहां। आज इलेक्शन में गन्ने का मुद्दा था और तमाम जो हल्के मुद्दे उठाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की यह भी लाजिम है कि उन हल्के मुद्दों को उठने ही न दे। टीएन शेषन का जलवा हमने देखा इसी हिंदुस्तान में, और लिंगडो को हमने देखा है कि टीएन शेषन ने मुझसे कहा कि ये ठीक है, इनको करने दो, सारी हेराफेरी करने दो। उन दिनों जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग होने का कल्चर था, करने दो इनको। एक सब क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन जीतने के लिए। मैं इनके इलेक्शन को ही काउंटरमांड कर दूंगा, वो पावर उनके पास थी। और ये इलेक्शन कमीशन जो घिया रहा है, तो मुझे तो इन नेताओं से, ठीक है ये लोग तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे जो भी होगा, लेकिन आज जो ये मामला इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इतनी मशीनें खराब हुई हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं और आप रात तक जब तक चाहें वोट दें, तो ये गिल्टी कॉन्शियस क्यों जी? आप खड़ा खेल फरुखाबादी क्यों नहीं कर सके? मैं राजनीतिक नेताओं से, संजय गांधी के टाइम से राजनीतिक आचरण का ह्रास शुरू हुआ था, गुंडे मवाली राजनीति में आने लगे थे और तब से वो सिलसिला लगातार चला आ रहा है। तो उसमें मैं इन लोगों की से उम्मीद नहीं करता, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट है सर, और जो दलील दी जा रही है गर्मी वाली की 45 डिग्री की गर्मी में सेंसर खराब होने लगे, तो लोकसभा चुनाव अगले साल तो गर्मियों में ही होने, बचाने का जिम्मा लेना चाहिए। उसमें क्या होगा?
नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आप ये बहाना नहीं ले सकते कि साहब मशीन गर्मी आ गई तो मशीन खराब हो गया, और अगर वो नहीं करते हैं तो उनको छोड़ें झंझट। ये हिंदुस्तान में ताकत है, हम नए रास्ते निकाल लेंगे, लेकिन वो हथियार डालें अब इलेक्शन कमीशन वाले। ठीक है, नहीं छोटा सा 10 सेकंड टाइम। मैं राकेश त्रिपाठी जी को जवाब देना चाह रहा हूं जो उन्होंने बोला था ISI के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में 11 ISI IS के एजेंट पकड़े गए थे, जिसमें ध्रुव सक्सेना जो खुद बीजेपी का मेंबर था। ठीक। आप ये देखिए, अभी माधुरी गुप्ता पकड़ी गई है, पिथौरागढ़ में ये क्या नाम है, रमेश पकड़ा गया है। ये है कौन? आप उन 22 जिलों पे जो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आपकी पार्टियों से निकल के आ रहे हैं। ठीक है राजपूत साहब ऐड कर दीजिए जल्दी से, फिर मैं राकेश से लास्ट कमेंट लूंगा। जी मुझे भी एक मौका जी, मैं राजनीति से इतर हम सब पैनल की तरफ से शेष नारायण जी का कल मैरिज एनिवर्सरी थी, 44 साल हो गए थे इनको, तो हम सब लोग क्यों ना इनको बधाई दे दें। हम सबके बड़े हैं, पढ़ करके बड़े हुए। बहुत बहुत मुबारकबाद शेष जी। अरे भैया लाहौल वेलाकुबत। जी जी अनिल जल्दी से आप ऐड करें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वाकई में आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। राकेश भाई ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन लाखों लोगों का जिनका अधिकार का हनन हुआ है हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हम भी जैसे विपक्ष आवाज उठा रहा है, हम भी आवाज उठाएंगे। और अगर ईवीएम को बदलने की जरूरत पड़ी तो हम बैलेट पेपर की बात हम करेंगे, लेकिन वो बात जी। राकेश जी, भरोसा मिलेगा ये? देखिए, मैं पहले तो शेष नारायण जी को हौसला अफजाई के लिए आभार व्यक्त कर दूं और एक बात बता दूं कि कौरव कितनी भी बड़ी संख्या में थे, अभिमन्यु ने उनके चक्रव्यूह तो तोड़ ही दिए थे, भले ही 7वें द्वार पे शहीद हो गया था। तो चक्रव्यूह टूटेगा कौरवों का, एक बात। दूसरी बात मैं इतना साथ में जोड़ूं भाई, हमने तो सुना था 2014 में टूट गया, अब तो कौरव पहले दोबारा है कि कौरव में ये देखना पड़ेगा 2014 के बाद भी ये कौरव कौन है और अभिमन्यु कहाँ है। चलिए ठीक है, अब ये देश की जनता को फैसला करने दीजिए कौन है, पांडव कौन है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। 2019 में वक्त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती जरूर है ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। यह सबसे बड़ी अहम बात है, क्योंकि जिस तरह के सवाल उठे हैं वो अपने आप में काफी सीरियस हैं और उनको सुना जाना चाहिए और उसका हल भी ढूंढा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सबका कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।